नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। डीएड बीएड संघ का विधानसभा घेराव आज होने वाला है। रायपुर पहुंचे हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं। हम आपको बता दें कि नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल में धरना दे रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे ये सभी छात्र छात्राएं। 5000 व्यापम भर्ती पदों पर भर्ती निकालने की इनकी मांग है, जिसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां डीएड और बीएड संघ ने तय कर लिया है कि वो विधानसभा घेराव करेंगे। इस वक्त तूता धरना स्थल में धरना दे रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए सभी छात्र छात्राएं निकलेंगे। हम आपको बता दें साथ ही कि 5000 व्यापम भर्ती पदों पर भर्ती निकालने की इनकी मांग है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रोहित, बात करिएगा, पूछेगा उनसे क्या क्या उनकी मांगे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में विधानसभा का घेराव करेंगे डीएड बीएड के स्टूडेंट। बिल्कुल रसिका, पूछूंगा और बताऊंगा भी कि क्या हो रहा है और क्या मांगे हैं जिनको लेकर ये बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और घेराव कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए कि ये तमाम प्रदेश भर से यहाँ पे डीएड बीएड संघ के जो शिक्षक आए हैं वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं, मांग पत्र भी है। बातचीत करूंगा, क्या मांगे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार वर्षों से शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस बार विधानसभा के बजट सत्र के अंदर में तत्कालीन शिक्षा मंत्री और ओपी चौधरी जी ने 33,000 शिक्षा भर्ती की घोषणा करी। आज शिक्षा सत्र शुरू है, 2 महीना से ऊपर हो चुका है, कोई शिक्षक भर्ती की आता पता नहीं है। उससे बड़ा विरोध और रोष इस प्रदेश के छात्रों में है कि जब छात्र शिक्षा भर्ती की मांग को लेकर के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के पास जाते हैं तो ये उनको बोल करके भगा देते हैं कि केवल 1% इस प्रदेश में लायक है, बल्कि और 99% छात्र नालायक है। इस बयान से इस प्रदेश के छात्रों में रोष व्याप्त है और शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द लागू हो, इसको लेकर के हमारा आंदोलन है। कितना पद खाली है, कितने की आवश्यकता है, क्या दिखाई दे रहा है? मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो है बीजेपी सरकार की जो है विधानसभा सत्र के मुख्य बजट के दौरान जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो है बयान दिया था कि हमारे प्रदेश में जो है 57,000 जो है शिक्षकों के पद रिक्त है। और साथ ही साथ उन्होंने घोषणा भी किया था कि हम 1 साल के अंदर जो है इन 33,000 पदों पर जो है भर्ती करेंगे। लेकिन वो तो हट गए, लेकिन उनकी जो है उन्होंने जो है उन पदों पर जो है भर्ती का प्रस्ताव जब वित्त मंत्री को भेजा तो वो जो है सिरे से नकार दिए उन पदों पर भर्ती करने के लिए। और साथ ही साथ जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिन्होंने जो है भर्ती के लिए ट्वीट किया था उसको जो है तुरंत डिलीट कर दिए कि उनकी मंशा वाकई में शिक्षा भर्ती है कि नहीं, ये हम जो है पूछ रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन ये बताइए कि अभी प्रक्रिया तो शुरू की जा रही है, सरकार भी कर रही है कि हम बड़े स्तर पर भर्तियाँ करेंगे, तो इंतजार किया जा सकता था कि प्रदर्शन जरूरी था? कब करेंगे भर्ती, कब करेंगे? सरकार को बने 6 महीना हो गया। अरे चलिए, किसी मंच में बोलते, किसी दूसरे जगह बोलते, हम उस बात की गरिमा नहीं रखते। आपने विधानसभा में बोला है, विधानसभा सत्र के दौरान बोला है और ये कहा है कि नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले मैं 33,000 शिक्षकों की भर्ती कर दूंगा। आप देख लीजिए, नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हुए 2 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन इस भर्ती का कोई अता पता नहीं है। आप मोदी की गारंटी बोलते हो, मोदी की गारंटी तो है, ये लोग मोदी की गारंटी को गारंटी की गारंटी कहते थे। आज तक वो मोदी की गारंटी भी कभी अता पता नहीं है, ना ही 33,000 शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। कितनी चुनौती होती है और क्या आवश्यकता दिखाई दे रही है कि शिक्षक बन जाएं तो बहुत कुछ समस्या हल हो जाएगी? शिक्षक बन जाएंगे तो देखो, एक गरीब का सबसे अच्छा जिंदगी हो जाएगा। एक अच्छे भाई बहन लोग जो शादी करने की उम्र कगार पे हैं उसको अच्छी जिंदगी मिल जाएगा। इसीलिए शिक्षक भर्ती लाना चाहते हो। 33,000 शिक्षक भर्ती मतलब आना जरूरी है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, ओपी चौधरी जो बयान दिए हैं वो सबसे बहुत बड़ी गलत बात है हमारे लिए। इसीलिए हम आक्रोश में हैं और अभी विधानसभा घेराव करने के लिए हम तैयार हैं सब। क्या सच में 6 सालों से भर्ती नहीं हुई है? सर, मैं बताना चाहता हूँ 6 सालों से व्यायाम शिक्षक की कोई भर्ती नहीं हुई। प्रदेश में प्रशिक्षित बीपीएड संघ जो है, बीपीएड योग्यताधारी कम से कम लाखों की संख्या में है। कई मतलब अभ्यर्थियों की उम्र सर निकलने की कगार पे आ गए हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपना जॉब छोड़ के, घर बार छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भर्ती है इसका कोई अता नहीं है। कहाँ गुम हो गए, हम इस सवाल करना चाहते हैं सरकार से। और हम देखिए रसिका, ये तमाम शिक्षक हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि भर्ती हो और इनको नौकरी ढूंढनी ना पड़े
और इनकी जो बिल्कुल समस्या रोहित, है, इनकी वो मांगे हैं समस्या और हल हो 6 जाए। साल से थोड़ी मांग देर पूरी बाद नहीं हो रही है, उसके बाद जिस तरीके से आक्रोशित नजर आ रहा है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। रोहित, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। कांवड़ रास्ते विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। यूपी में कांवड़ रास्ते में होटल ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। समझिएगा, कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने शुक्रवार तक जवाब भी मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है और ये एक चिंताजनक स्थिति है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भट्टी ने केरल यात्रा से जुड़ी कहानी सुनाई। दरअसल योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एनजीओ ने 20 जुलाई को याचिका दाखिल की थी। तो देखिए, योगी सरकार ने एक फैसला लिया था। योगी सरकार ने कहा था कि कांवड़ यात्रा में अगर फल का ठेला कोई लगाता है, ढाबा कोई खोलता है, तो दुकान के सामने उस व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी होगा। उसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दिया। इस पर राजनीति भी गर्म नजर आई। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में विभाग बदलने से मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज हो गए, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है। रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए जाने से नाराज हैं। वहीं नागर सिंह चौहान मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। नागर सिंह चौहान ने कहा है कि विधायक रहते जनता से वो बात करेंगे। पत्नी अनीता सिंह चौहान भी छोड़ सकती हैं सांसद पद। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही नागर सिंह चौहान के पास था वन एवं पर्यावरण विभाग। अलीराजपुर क्षेत्र से नागर सिंह चौहान विधायक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, भारतीय कांग्रेस पार्टी कर देना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के लोग अगर जाएंगे और लगातार उनको मंत्री पद पे नवाजा जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन घटनाएं होने की संभावनाएं तो थी। और जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी आरोप कांग्रेस पे लगाती थी कि कांग्रेस में गुटबाजी है, अनुशासन नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी में खुल के वो सामने आने लगा है। अब मोहन यादव आज गए, कल गए, परसों गए, ये बात तो आम है, क्योंकि सबको अपनी जेबों से भरने का मतलब रह गया है। प्रदेश हित की बात कोई नहीं कर रहा है, सबको अपने हित की चिंता है और कहीं ना कहीं सभी लोग अपने हित साधने में लगे हुए हैं। बात छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन बलौदाबाजार मुद्दा गूंजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, स्थगन की सूचना हमने दिया है। बलौदाबाजार में जो हिंसा की घटना हुई है और विष्णु के सुशासन की कलाई खुल गई है। साथ ही बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न पूछते हुए कहा, बलौदाबाजार की जिस घटना पर ये स्थगन ला रहे हैं, कहा कि तत्कालीन मंत्री अमरजीत भगत का एक प्रश्न पूछा, लेकिन मुझे अदालत में कार्रवाई की बात पर सवाल नहीं करने दिया गया। नियम में लिखा है कि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय में नहीं होगा जो कि न्यायालय में चलित है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, जब सरकार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है तो इस बात को लेकर स्थगन में चर्चा हो सकती है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अजय चंद्राकर की आपत्ति को अमान्य बताया है। वहीं हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश नहीं, देश में पहली बार हुआ है कि कलेक्टर और एसपी कंपोजिट बिल्डिंग है उसको क्षतिग्रस्त करके आग में झोंक दिया गया हो। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है। या इसके लिए कोई जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार है। बहुत सारे तथ्य थे, हमारे साथियों ने रखा भी ग्राह्यता पे चर्चा करते हुए। हम लोगों ने कहा कि ये कलेक्टर एसपी निलंबित करना ये स्पष्ट करता है कि सरकार मान ली है कि उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है, चूक हुई है। ये विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन पर एक काला धब्बा है। कांकेर में नगरीय निकाय के कर्मचारी अधिकारी ने वेतन भुगतान को लेकर मोर्चा खोला। नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिए हैं। कांकेर के नगरपालिका अधिकारी कर्मचारी ने कलमबंद
हड़ताल पर वो चले गए हैं। जल्द ही मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की बात भी कह दी है। नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि प्रति माह लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित हो और इस पर ना ही शासन द्वारा कोई सार्थक प्रयास किया जा रहा है और ना ही नगरीय निकाय द्वारा किसी तरह का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। नगरीय निकाय महासंघ की बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि कर्मचारियों के वेतन की समस्या को शासन स्थान पर ध्यान आकर्षण किया जा सके। छत्तीसगढ़ के जो नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी है वो जो है हड़ताल में जाने को मजबूर है। आखिर क्यों ये हड़ताल में जाने को मजबूर है, इनसे बात करते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं ये नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी हैं। क्या कारण है, किस कारण आप लोग हड़ताल में जा रहे हैं? देखिए, वेतन जो है नियमित रूप से हमारे कर्मचारियों को मिले, हम सभी को मिले, इसी मांग को लेकर के अभी दिनांक 18 और 19 जुलाई को काली पट्टी बांध करके जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। आज दिनांक 22 जुलाई को हम जो है कलमबंद हड़ताल रखे हुए हैं। आगामी 29 जुलाई को हमारे प्रांत स्तरीय 200 कर्मचारी अधिकारियों का डेलीगेशन जो है राज्य शासन से अपनी मांग को लेकर के जाएगा मिलने के लिए, और हमारी मांग यही है कि लोगों को नियमित रूप से वेतन मिलता रहे। नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं जो हड़ताल में हैं, आगे अगर ये हड़ताल में जाते हैं तो नगर पालिका के जो मूलभूत सुविधाएं का जो काम है वो भी एक तरह से ठप पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि इनकी मांग कब पूरी होती है, इनको कब जो है वेतन समय पर मिल जाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कांकेर से तामेश्वर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तामेश्वर, क्या कुछ मांगे हैं नगरीय निकाय कर्मचारियों के, और जैसा कि वो कह भी रहे हैं, हमने अपने दर्शकों को बाइट भी सुनवाई जिसमें कह रहे हैं कि हम लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, और मांगे पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। देखिए रसिका, नगरीय निकाय के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जो है 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने के कारण जो है वो उनका जो घर चलाते हैं वो चलाने में उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्लेसमेंट कर्मचारी है वहाँ वो तो कर्जा लेकर जो है अपना घर चला रहे हैं। उनका मांग है कि हर महीने जिस तरीके से बाकी अधिकारी कर्मचारियों को वेतन आता है वैसे ही वेतन इनको समय पर मिल जाए, यही उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग है। इसके लिए वो जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पहले काली पट्टी लगाया, आज जो है कलम बंद है, आगे जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात कह रहे हैं अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है। जी रसी। ठीक है तामेश्वर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अब बात इंदौर की करेंगे। इंदौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर युग पुरुष आश्रम में 6 नहीं 10 बच्चों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसकी पुष्टि की है। 4 बच्चों के शव बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों को सौंप दिए गए। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है आश्रम संचालिका अनीता शर्मा, अध्यक्ष जानवी ठाकुर, सचिव तुलसी को पद से हटा दिया गया है। अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इंदौर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। तो देखिए, पहले ये जानकारी मिली थी कि योग पुरुष आश्रम में 6 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन इसमें भी धांधली कर ली गई। आप समझिए कि 6 नहीं 10 बच्चों की मौत हुई है, और इस पूरे प्रकरण को छुपाने के लिए, संख्या को ज्यादा ना बताने के लिए क्या क्या किया गया। 4 बच्चों के शव को बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों को सौंप दिया गया। और जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ आश्रम संचालिका अनीता शर्मा, जो कि मुख्य आरोपी है, अध्यक्ष जानवी ठाकुर, इन लोगों को पद से हटा दिया गया है, क्योंकि आखिर इन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी। अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इंदौर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी इस वक्त इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, पहले लग रहा था कि 6 लोगों की मौत हुई है, और हम लगातार वही खबर भी दिखा रहे थे। जो 10 बच्चों की मौत की जानकारी है, ये चौंका देने वाली है। विस्तार से बताइएगा, ये पता कैसे लगा? जी बिल्कुल रसिका, देखिए 6 बच्चों की मौत की शुरुआत में कलेक्टर पुष्टि करते रहे, क्योंकि 4 बच्चों को तो हॉस्पिटल ही नहीं लाया गया। उन बच्चों ने, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो उसमें ये पूरी बात सामने आई है। इसके पहले विस्तार न्यूज़ अपने दर्शकों को भी यह बात बता चुका था कि आश्रम में 10 बच्चों की मौत होने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उन आरोपों का खंडन किया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने तो एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि जो इस तरह की अफवाहें चला रहा है सोशल मीडिया पर, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अब आज कलेक्टर को खुद 15 दिन बाद ये मानना पड़ा कि 10 बच्चों की मौत हुई है।
बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। वो ऐसे मासूम दिव्यांग बच्चे थे, मानसिक दिव्यांग बच्चे थे, जिनकी इस पूरे मामले में मौत हुई है। लापरवाही थी काफ़ी बड़ी। फूड पॉइजनिंग होने की बात कही गई थी बच्चों को, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती नहीं कराया गया। जो युग पुरुष आश्रम है उसी का ही परमानंद हॉस्पिटल भी है, बच्चों का वहीं पर ही इलाज किया जाता रहा। लेकिन जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी तब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर 6 बच्चों की मौत हुई है। एक और बात इसमें आशंका जताई गई थी रसिका कि हो सकता है कि यह फूड पॉइजनिंग ना हो, इन बच्चों के ऊपर कोई ड्रग ट्रायल किया गया हो, तो इस बात पर भी जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रशासन इस पर कोई जांच नहीं कर रहा है। प्रशासन की ही इसे सबसे बड़ी लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर वहां पर जांच करने नहीं जाते थे। महिला एवं बाल विकास विभाग के जो अधिकारी थे राम निवास बुधोलिया, उन्हें जरूर नोटिस जारी किया, सिर्फ नोटिस। 6 बच्चे मर गए लेकिन सिर्फ नोटिस जारी किया कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह ने, लेकिन उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अभी भी इन 3 लोगों को पद से हटा दिया, जैसा कि आपने बताया, अनीता शर्मा, जानवी ठाकुर और तुलसी शादीजा। अरे इनके खिलाफ एफआईआर करने की जरूरत है रसिका, वरना इस तरह के हादसे होते रहेंगे, बच्चे बेमौत मारे जाते रहेंगे। बिल्कुल पुनीत, और इन लोगों पर एफआईआर करने की जरूरत भी। और सवाल यही उठता है कि आपने आंकड़ा कम करने के लिए 4 बच्चों का पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया। आखिर सही वजह ही नहीं पता चल पाई कि बच्चों की मौत कैसे हुई थी। बिल्कुल, देखिए बच्चों की मौत तो इसी सिलसिले में लगातार होती रही थी। बच्चों को बाले बाले एक ऑटो रिक्शा फिक्स है, उस ऑटो रिक्शा के माध्यम से ही बच्चों को निकाल दिया गया। उस समय यह भी बात सामने आई थी रसिका, विस्तार न्यूज के माध्यम से, कि उन बच्चों को दफना दिया गया है बाले बाले मुक्तिधाम के पास में बने हुए एक कब्रिस्तान में, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं की गई। वहां पर भी जांच के लिए उन्हीं लोगों को भेज दिया गया जो खुद जिम्मेदार है। जो रामनिवास बुदोलिया अधिकारी थे वो खुद गए जांच करने के लिए। रजिस्टर में और भी चौंकाने वाली जानकारी रसिका एक और आपको बता दूं कि वहां पर जो रजिस्टर बरामद हुआ है उसमें 16 साल से लेकर 24 साल तक की लड़कियां भी रह रही थी, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ थी। लेकिन जब बच्चों की मौत हुई तो जिस दिन सुबह इस बात का खुलासा हुआ उसी रात को इन सभी लड़कियों को गायब कर दिया गया, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है। लेकिन इसके विषय में कोई जानकारी, कोई जांच नहीं की गई। तो ये लोग जो है रसिका, ये अपराधी इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की, और जिस दौरान हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे ने प्रदेश के डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है डेप्यूटी सीएम ने, आप सुन लीजिए। विधानसभा में बलौदाबाजार के मुद्दे को लेकर विपक्ष का आक्रामक रुख रहा। सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपना पक्ष रखा। आज हमसे बातचीत करने के लिए विजय शर्मा जी हैं। विजय जी, बलौदाबाजार को लेकर विपक्ष बहुत आक्रामक रहा। स्थगन इस समय लाया गया जब वो सुनवाई नहीं हो सकती थी, और विशेष रूप से जब न्यायिक जांच जारी हो किसी विषय पर, तो उसी समय पर स्थगन के माध्यम से उस विषय की चर्चा सदन में नहीं हो सकती, ऐसा विषय, और उसी समय लाया गया। फिर भी उनमें से 15-20 लोग बोले, और बोल करके कुल मिलाकर वही पुरानी बातें थी, उतना ही था जिस पर जांच ऑलरेडी जारी है, और एक न्यायिक जांच के आयोग का भी गठन हो चुका है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो लोग वहाँ? नहीं, मेरे से बात हुई है, समाज वाले आए थे, उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की और उसको पूरा किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अभी राम जी को लेकर भी हुआ कि बेर और तमाम चीजें जो चरणदास महंत कर रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भैया, आप चलोगे मेरे साथ? अभी आपको बेर मिलेगा मार्केट में? आप चलोगे मेरे साथ वहाँ का शिवरी नारायण, वहाँ बेर दिलाऊंगा आपको। भाई कुछ भी बोल देना एक अलग मामला है। आज हम यहाँ से गए हैं तो भाव बड़ा है। भगवान की भी क्षुधा मिटानी हो तो छत्तीसगढ़ के मातृत्व मिटा सकती, इतना बड़ा भाव है। और वही बेर वहीं से उसी स्थान से लेकर के गए थे, उसी पेड़ से तोड़े थे तो नहीं बोले मुख्यमंत्री जी। अभी इस टाइप का बात कोई क्या बोलेगा? विपक्ष को अयोध्या लेकर जाएंगे, ऐसा कोई विचार है आप लोगों को? उन लोगों ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। तो ये थे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपना पक्ष रखा। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मृगेंद्र पांडे। तो चलिए बात कर लेते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स की स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में B12, हीमोग्लोबिन समेत 6 तरह की जांच ही बंद है, आप समझिएगा, जिसमें ब्लड शुगर जैसी चीजें भी शामिल है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पर
जो बेसिक जांच होती है वो भी नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि जिस जगह पर ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जिसको सेंटर बनाया गया है, वहाँ हर दिन 2 से 3 मरीज बेहोश हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि जांच केंद्र के लिए यहाँ पर लोग ही नहीं है, फिर भी इसे सिम्स प्रबंधन ने ब्लड कलेक्शन सैंपल के तौर पर तैयार कर लिया है। और अब बात कर लेते हैं सावन के पहले सोमवार की। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी इसकी तैयारी जोरों शोरों से देखने को मिली। बाबा महाकाल की पालकी यात्रा से पहले रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जहां बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। कार्यक्रम में भगोरिया आदिवासियों का नृत्य भी देखने को मिला, तो इन तस्वीरों को देखिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को संवारा गया है, सजाया गया है, नृत्य कला दिखाई जा रही है। भगोरिया आदिवासियों का नृत्य भी देखने को मिला, जो कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का नृत्य है। और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से सामने आई, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे दर्शन करने के लिए। मेरी सहयोगी अंजलि शर्मा भी वहां पर मौजूद है, तस्वीरें उन्होंने दिखाई, हम तक पहुंचाई। तो तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से बाबा महाकाल की नगरी में सावन के पहले सोमवार में भव्य तैयारियां की गई, भव्य पूजा अर्चना किया गया। सावन के दिनों में भगवान महाकाल के मंदिरों की प्रख्याति खूब सुनाई देती है। ऐसा ही एक मंदिर खैरागढ़ मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम कोड़े नवागांव की पहाड़ियों पर स्थित है। ये मंदिर खंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पुजारी प्रभात मिश्रा के अनुसार मंदिर निर्माण को तकरीबन 107 साल हो चुके हैं। इसका निर्माण राजा खड़ंग जंग बहादुर ने संतान प्राप्ति हेतु करवाया था, और जिसके कुछ समय पश्चात ही राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ मेला भी लगता है, दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। खैरागढ़ मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर खंडेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। आपको बता दें कि इसका निर्माण राजा जंग बहादुर सिंह ने संतान प्राप्ति के लिए करवाया था। लगभग इस मंदिर को 107 साल होने को है। श्रद्धालु आज प्रथम सावन का सोमवार है, सावन लग चुका है और श्रद्धालु यहाँ पे पूजा करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी विशेषता जानने के लिए हम अंदर पुजारी से बात करेंगे। जंग बहादुर राणा नेपाल का खंडेश्वर महादेव का स्थापना किया है। उसका संतान नहीं था, उसका एक संतान हुआ। संतान होने के बाद राजा स्वर्गवासी हो गए, उसके लड़के ने इसको पूरा किया। अच्छा, ये प्रभात मिश्रा जी का कहना है कि खंडेश्वर महादेव का यहाँ पे जो स्थापना है, राजा जंग बहादुर सिंह ने संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे करीबन 107 साल पहले स्थापित करवाया है। और इसी के चलते अभी यहाँ पर श्रद्धालुगण जो है सावन सोमवारी को हर सोमवार को यहाँ पे भीड़ लगा रहता है। महाशिवरात्रि में बहुत भव्य यहाँ पे मेला भी लगता है। विस्तार न्यूज के साथ वीडियो जर्नलिस्ट नितिन भांडेकर, खैरागढ़। आज से भगवान भोलेनाथ के प्रिय सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और मंदसौर में भी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लेकिन इस बीच मंदसौर के पूर्व विधायक और भाजपा प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया के एक्स पर की गई पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है। यशपाल सिंह ने भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा के एक मुख में दरार आने की आशंका जताई है। यशपाल सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर इसे पोस्ट किया है और ये संभावना जताई है। स्वामी जी के समय भी ऐसा कुछ नहीं था, आज भी नहीं है। बार बार जो इस प्रकार लोग बुला करके मूर्ति को लेपन करवाते हैं, वो जो लेपन जो करते हैं ना बाद में, वो खिर जाता है, ना कि मूर्ति में दरार पड़ी है। दरारों को जो ठीक किया है किसी ने, तो वो लेपन कर हट जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि दरार पड़ गई है। ऊपर के मुख में दरार आना हम सबके लिए चिंता का विषय है। प्रतिमा के शरण के लिए
उसके संरक्षण के लिए आज सावन के प्रथम सोमवार को जब मुझे सुबह इस बात की जानकारी मिली कि ऊपर के मुख में बड़ी दरारें आना प्रारंभ हो गई है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को ट्वीट के माध्यम से भारत की सरकार के पुरातत्व मंत्रालय विभाग मैंने एक्स पर इस आशय की जानकारी दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।